हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका TWC में। आज हम शुरुआत करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। सबसे पहले इसका सिलेबस जानेंगे कि आखिर सिलेबस किस तरीके से वर्क करता है। तो जब तक सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक ज्ञान हमारे पास अधूरा ही रहेगा। पता लगा कि सिलेबस कुछ और है, तैयारी किसी और दिशा में की जा रही है, तो इसलिए सिलेबस मस्ट है। मैं ये कहूंगा कि सिलेबस आपके टिप पर होना चाहिए कि कोई भी बंदा आपसे पूछे कि सिलेबस क्या है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूटीपीएससी की, चाहे बीओ की कर रहे हो, चाहे आरओ एआरओ की, या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, जैसे लाइक एसएससी, ट्रिपल एससी या फिर आरपीएससी, इनमें से किसी की भी, या एमपीपीएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिलेबस टिप पर होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है, और सबसे अहम बात होती है कि क्या हमें छोड़ना है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। और शुरुआत करते हैं आज हम सिलेबस के बारे में कि एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का सिलेबस क्या क्या है, या हमें क्या क्या पढ़ना है। एक ओवरव्यू हमें मिल जाएगा आगे तक कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से हम लेकर पढ़ेंगे इस चीजों को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आगे। पाठ्यक्रम, हमारे पास क्या क्या पाठ्यक्रम होगा, किस तरीके से हमारे पास इसका यूज होगा। तो देखो, शुरुआत करेंगे हम अपनी मानव की उत्पत्ति से कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है एंशियंट हिस्ट्री की। लेकिन ज्यादातर ये टॉपिक कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदाजा लेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से वर्क करता है। तो मानव की उत्पत्ति ये माना जाता है कि अफ्रीका के रोडेशिया वाले क्षेत्रों में हुई थी। जो रोडेशिया वाले घने जंगल है अफ्रीका के, तो अफ्रीका की रोडीसा वाले जंगलों में मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पूरी तरीके से कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, किस तरीके से मनुष्य जंगलों से निकलकर एक मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है, फिर किस प्रकार से उसने जंगलों को काटना शुरू किया। क्या मानव प्रारंभ से ही कृषि करता था, या आदिवासी था, या फिर कुछ और था। ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति में किस किस का योगदान रहा। दूसरा पॉइंट बनता है आपका इतिहास को जानने के स्रोत। क्या क्या जानने के स्रोत होंगे, इतिहास को किस तरीके से जाना जा सकता है। तो देखो, इस प्रकार से कई प्रकार से आपका प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप देखें तो पुरातात्विक स्रोत, फिर आप देखेंगे साहित्यिक स्रोत, और जो आप कुछ देखेंगे विदेशी यात्रियों का वीडियो, क्योंकि विदेशी भी आए थे भारत में। तो शुरुआत करेंगे हम पुरातात्विक स्रोत से। देखो, पुरातात्विक स्रोतों में हमें सबसे पहले मिलता है अभिलेख। अभिलेख इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जितने भी ज्यादातर अभिलेख लिखे गए हैं वो ऐसे नहीं है कि सबकी भाषा ही पढ़ी ना जा सके। कुछों की भाषा को हमने पढ़ लिया, या कुछों की लिपि को हमने आसानी से पढ़ लिया है। तो अभिलेख अभिलेख जैसे आप देखते हैं, अभिलेख भारत में अभिलेख लिखवाने की शुरुआत अशोक के काल से मानी जाती है। अशोक ने ही सबसे ज्यादा अभिलेख यहाँ पर शुरुआत की थी, और सबसे पहले शुरुआत की थी अशोक के अभिलेखों को। जैसे आप अभिलेखों को देखेंगे और भी बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, जैसे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, और आप देखेंगे रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्धि, कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। तो इस तरीके के अभिलेख मिलेंगे। आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का आप देखेंगे मेहरौली स्तंभ लेख। तो ये आपको स्तंभ लेख सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अभिलेखों में आप कुछ जैसे पुलकेशिन द्वितीय का, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख जिसमें वर्णन किया गया है किसके बीच, सॉरी, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन, नर्मदा नदी के बीच युद्ध का वर्णन, जिसमें हर्षवर्धन की हार का वर्णन किया गया है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख है। अब
ये तो इतने तो हमें अभिलेखों के बारे में जानकारी लेनी है। फिर हमें पढ़ना है सिक्कों के बारे में कि किस तरह के सिक्के भारत में देखने को मिलते हैं। भारत में किस तरीके के सिक्के देखने को मिलेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे क्या मौर्य वंश में भी सिक्के थे? या आप देखें तो गुप्त काल में भी सिक्के थे? या आप देखें तो जो आपके सातवाहन वंश थे उन्होंने भी सिक्के जलाए थे? हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखो शीशे के सिक्के की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? वो सातवाहन वंश के लोगों ने ही की थी। तो यहाँ से हमें सिक्कों से भी आपकी जानकारी मिलेगी। जैसे आप देखेंगे समुद्रगुप्त को वीणा वादक करते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। इसका मतलब क्या था कि वो वीणा बजाता था, वीणा का शौकीन था। तो इस तरीके से हम किसी भी राजा के बारे में जानकारी के ये अच्छे स्रोत होते हैं सिक्के वगैरह। भवन और स्मारक। भवन के बारे में पढ़ना है, स्मारक के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से भवन बने हुए थे। क्या अब भवन आयताकार पद्धति पर थे, या भवन वर्गाकार पद्धति पर थे, या भवन एक सीधी रेखा में होकर, या भवन इस प्रकार से थे? तो ये हमें सब कुछ यहाँ पर देखना है भवनों के बारे में। जैसे आपने देखा है हड़प्पा सभ्यता में कि भवन किस प्रकार से बनते थे, सड़कें किस प्रकार की होती थी। वो सब किस प्रकार से बनता है कि सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, संपूर्ण पर काटती थी। जो नालियां थी, ड्रेन सिस्टम था, तो पानी की व्यवस्था किस तरह से थी। क्या पानी नालियों में रहता था या उसके लिए कोई व्यवस्था भी थी? तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मूर्तियां, बहुत सी मूर्तियां ऐसी मिली हैं हमें जिनके बाद जिनसे हमें ये पता लगता है कि हमारा इतिहास किस तरीके का था। फिर चित्रकला के बारे में देखेंगे। चित्रकला किस तरीके से वर्क करेगी। चित्रकला को देखें, जैसे आपने देखा होगा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। सारी गुफाएं महाराष्ट्र में। उसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ पर चित्रकारी की गई है अच्छे से। तो इन चित्रकारियों को देखकर भी समझा जा सकता है इतिहास को। तो कुछ मृदभांड होंगे। मृदभांड कैसे? मृदभांड जी मिट्टी के बर्तन होते थे। मिट्टी के बर्तन। कहीं कहीं आपको पॉलिशदार बर्तन मिले हैं, कहीं हमको बिना पॉलिशदार बर्तन भी मिले हैं। पॉलिशदार बर्तन, पॉलिशदार बर्तन भी देखने को मिलेंगे और बिना पॉलिशदार बर्तन भी देखने को मिलेंगे। तो मृदभांड के बारे में भी जानकारी लेंगे। फिर हमारे पास आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है? साहित्य क्या होते हैं? और साहित्य में आते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। और धर्म ग्रंथ में जैसे आप देखते हैं वेद। वेद हमारे पास कितने हैं? चार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और अथर्ववेद। ये हमारे पास चार वेद। इनके बारे में हल्की हल्की जानकारी देंगे कि ऋग्वेद कैसा है। क्या ऋग्वेद सबसे पुराना है? यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है? सामवेद में किसका वर्णन मिलता है? और अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? या इनमें से किन तीन वेदों को त्रयी नाम दिया जाता है? त्रयी किन वेदों को कहा जाता है? तो ये चीजें हमें यहीं पर देखने को मिलेंगी। फिर हम देखेंगे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। और फिर कुछ देखेंगे उपनिषद, ये कौन कौन से उपनिषद किस तरीके से है, किस किसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। ये सब हम साहित्यिक स्रोतों में देखेंगे। और साहित्यिक स्रोतों में भी वेद में, ब्राह्मण में, उपनिषद में, तो आपको भी इनकी रचना हुई, ये सब हमें यहाँ पर देखना होगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा, विदेशी यात्रियों का विरोध। तो देखो, पहले क्या था कि जैसे आप देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे भारत के लिए। पहले यहाँ से जो विदेशी थे, बाहर के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उन्हीं के बारे में जो लोग यहाँ पर आए, जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए, कुछ ने शिक्षा ग्रहण की, कुछ घूमने के उद्देश्य से आए थे। कुछ यूनानी लेखक आए थे यहाँ पर, कुछ चीनी लेखक आए थे। जैसे आप देखेंगे फाइयान आया, फाइयान, हुएनसांग आया, हुएनसांग। और हुएनसांग के साथ साथ आपके साथ देखेंगे इतिसांग आया। तो ये सब इन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो इन्हीं से ही हमें पता लगता है कि हमारा इतिहास किस तरीके का रहा होगा। तो
यहाँ पर हमारी ये कंडीशन बनेगी। कुछ अरबी लेखक आए, जैसे अल मसूदी, अल बरूनी, तो ये सब हमारे पास कहाँ है, अरबी लेखकों में। हम यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये लोग आए थे। नेक्स्ट, अब हमारे पास अगला पॉइंट बनता है, हमने इतिहास को जानने के स्रोत देख लिए कि किस तरीके से हम इतिहास को अपने को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फिर आता है पाषाण। पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। पत्थरों का काल, पाषाण का मतलब ही पत्थर से होता है। अब पत्थरों का काल कैसे, कि इस समय मानव केवल अपने हथियारों का, जो हथियार बने होते थे इसके, पत्थरों के बने होते थे। जैसे देखते हैं आप चापर चापिंग, चापर चापिंग। तो जब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो आपको दिखाए जाएंगे कि किस तरीके के हथियार होते थे। कुछ नोकदार होते थे, कुछ बिना नोक के भी होते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर, अब इस पाषाण काल को भी हमने तीन भागों में बांट दिया। जैसे देखते हैं पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो यही आपसे ये जानना चाहेगा कि बताइए कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। और फिर कुछ स्थान भी पूछेगा आपसे कि मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, नवादा टोली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब हम इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि पुरापाषाण काल के प्रसिद्ध स्थल कौन से थे, बुर्ज होम से क्या क्या मिला है, कि क्या मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो वो सब आपको क्वेश्चन, आपके क्वेश्चनों के आंसर सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर आप देखेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में आप कहेंगे यहाँ पर कुछ संस्कृतियां चल रही थी। ताम्रपाषाण काल मतलब तांबे का काल। यहाँ पर क्या हो चुका था, तांबे का आविष्कार हो चुका था, मतलब यहाँ के लोग तांबे के बारे में जान चुके थे और इसका प्रयोग भी करना जान चुके थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आहड़ संस्कृति, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति और कायथा संस्कृति, इनके बारे में हल्का हल्का, क्योंकि हम केवल, हमारे पास हमारा उद्देश्य प्रीलिम्स है अभी फिलहाल, प्रीलिम्स है। लेकिन जब हम मेंस या ऑप्शनल की तैयारी करेंगे तो इन्हीं के बारे में एक डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हल्की हल्की जानकारी लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पर हम डीप नॉलेज लेना शुरू कर देंगे। उसके बाद में हम शुरुआत को देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का देखो काल जो है आपका, काल के बारे में भी बड़ी, काल के बारे में जो है आपकी बड़ी विडंबना से चलती है, क्योंकि काल निर्धारण में बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर। कुछ ने कुछ माना है, कुछ ने कुछ माना है, लेकिन ज्यादातर लोग, जो ज्यादातर आपके इतिहासकार हैं, वो यहाँ पर सहमत होते हैं कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, बीसी तक यहाँ पर माना जाता है ये काल आपका। ओ, उसके बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या हुआ, उनका खान पान किस तरह से था, कौन सी सभ्यता कहाँ पनपी, जैसे कालीबंगा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है। इन सब के बारे में हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन कौन सी है। क्या इनके घर क्या होते थे, नालियां पक्की होती थी या रास्ते कच्चे होते थे, किस तरीके से एक दूसरे को सड़कें संपूर्ण पर काटती थी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और फिर ये देखेंगे किस क्षेत्र की खुदाई, जैसे कालीबंगा की खुदाई किसने की, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की। उस टाइम पर जो हमारा आर्कियोलॉजिकल ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, उसका मेन चीफ कौन था, तो कब इसकी स्थापना हुई, किस गवर्नर जनरल के काल में इसकी स्थापना हुई, सब कुछ यहाँ पर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो समय पीरियड माना जाता है वो 1500 BC से मतलब 600 BC के आसपास में, यहीं पर। और यहीं पर 1500 BC से एक 600 BC के बीच में ही निर्माण हुआ था चारों वेदों। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, बाकी वेदों की रचना बाद में हुई। तो यहीं पर आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे सूत्रकाल। सूत्रकाल में क्या क्या होगा वो हम देखेंगे। फिर आएगा आपका धार्मिक सुधार आंदोलन, कि जो यहाँ पर कर्म कांड चल रहे थे वैदिक सभ्यता तक आते आते, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, इनसे जनता परेशान होने के कारण ही क्या करती है, धार्मिक सुधार आंदोलन करते हैं कुछ लोग। धार्मिक सुधार शुरुआत हो जाती है यहीं पर। तो यहाँ पर हम धार्मिक सुधार देखेंगे, किस तरीके से धार्मिक सुधार हुए। और फिर महाजनपद काल देखेंगे। महाजनपद में भी आप देखेंगे कि भारत में 16 महाजनपद थे।
महाजन, कौन कौन से महाजनपद कहाँ थे, कैसे कैसे थे, कितने महाजनपद वर्तमान यूपी में है, ये आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिले। तो 16 के 16 महाजनपदों में मैं इसमें, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें केवल इतना याद रखना है कि 16 महाजनपदों की राजधानी, कैपिटल कहाँ थी, और वर्तमान स्थिति इनकी कहाँ है, ये वर्तमान स्थिति भारत में है, किस राज्य में है, किस जिले में है। इनके बारे में इतना ही ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बाकी एक जनपद मिलेगा आपको मगध, इसके बारे में हमें डिटेल जानकारी लेनी है कि मगध कैसे कैसे आगे बढ़ा और किस तरीके से मगध का विस्तार हुआ। फिर हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन। जितने भी कर्मकांड थे शुरू से होते आ रहे थे, तो इन कर्मकांडों का खंडन करने के लिए कुछ धार्मिक आंदोलन हुए, और कुछ धार्मिक आंदोलनों में कुछ नए धर्म उभर कर आए, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। और भी बहुत सारे धर्म थे हालांकि, लेकिन मेन धर्म आपके पास यही होंगे। लेकिन मेन धर्म भी यदि आप देखें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म फेमस है। और इनमें भी यदि आप देखें सबसे ज्यादा, तो वो सबसे ज्यादा है आपकी बौद्ध धर्म। तो इनके बारे में हमें डिटेल एनालिसिस लेना है, बल्कि इन दोनों के बारे में तो डिटेल देख, बाकी हालांकि देखेंगे इनके बारे में भी, लेकिन इतना नहीं देखेंगे जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इतना ही हम इसको लेकर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सीमा पर विदेशी आक्रमण होंगे। ध्यान रखना, सीमा में नहीं, भारतीय सीमा पर, बॉर्डर पर विदेशी आक्रमण यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। जैसे सिकंदर सिकंदर का आक्रमण हो चुका था शुरू 326 BC में। तो इस तरीके के आक्रमण यहाँ पर, विदेशी आक्रमण शुरुआत हो जाती है यहाँ से। फिर इसी दौरान क्या होगा, मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी। ये मौर्य साम्राज्य किस तरीके से था, कौन कौन इसके मेन शासक थे। जैसे आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, फिर उसके बाद किसने संभाला, कि क्या अशोक मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ जी हाँ, अशोक जो था वो मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित था। फिर उसके बाद में मौर्य साम्राज्य के बाद में आप देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब कि मौर्योत्तर काल में क्या होगा, इस मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा, और कमजोरी की पराकाष्ठा पर आते आते जो मौर्य साम्राज्य होगा उसका विघटन होगा। और मौर्य उत्तर काल का मतलब मौर्यों के बाद का काल। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे वंश यहाँ पर उपजेंगे, जैसे शुंग वंश, नव वंश और सातवाहन वंश। ये वंश आगे चलकर अपना विस्तार काफी हद तक कर देंगे। तो इनका विस्तार काफी हद तक हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना किसने की, क्या शुंग वंश के राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये सब आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सातवाहन वंश कौन थे, सातवाहन वंश के लोग कौन थे, क्या थे, कैसे थे, तो क्या ये शक्तिशाली थे, तो इनके बारे में हम सारी जानकारी यहीं डिटेल एनालिसिस करेंगे। भारतीय सीमा में फिर देखेंगे, भारतीय सीमा में विदेशी आक्रमण। देखो यहाँ पर विदेशी आक्रमण जो होते हैं वो भारतीय सीमा पर हो रहे थे, लेकिन अब भारतीय सीमा में अंदर होंगे आक्रमण। तो यहाँ पर जैसे आएंगे हिंद यूनान आएंगे, पहलव आएंगे, इनको पार्थेनी भी कहा जाता है, और फिर कुषाण आएंगे। तो ये ही यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन बनाएंगे, अगर क्या उन कौन से आक्रमण कहाँ कहाँ ये आक्रमण करेंगे। हालांकि कुषाणों की तो 5 शाखाएं बटेंगी भारत में आकर, कुछ मथुरा में, कुछ उज्जैन में। तो इस तरीके से बसना शुरू करेंगे, लेकिन मथुरा शाखा ही फेमस रहेगी। कि कुषाण वंश का जो प्रतापी शासक था वो कौन था, तो इसके बारे में हमें सारी जानकारी वो यहीं पर मिलने वाली है। फिर इसके बाद में स्टार्ट होगा आपका गुप्त काल। गुप्त काल जो होगा उसे साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाएगा। कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ कुछ ग्रंथ वगैरह लिखे जाएंगे। इसी गुप्त काल में आपको कालिदास मिलेगा, जिन्होंने क्या की थी, ग्रंथों की रचना की थी, जैसे मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथ, महान ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। इन्हीं को ही भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, कालिदास को। तो इनके बारे में आप डिटेल एनालिसिस लेंगे। फिर उसके बाद में गुप्तोत्तर काल, जैसे मौर्यों के बाद में मौर्योत्तर काल देखा आपने, उसी तरह से गुप्तों के बाद में गुप्तोत्तर काल, मतलब बाद का काल, गुप्तों के बाद का काल। तो यहाँ पर कुछ वंश आएंगे, जैसे पुष्यभूति वंश। इसी वंश का प्रतापी राजा होगा कौन, हर्षवर्धन। हर्ष ये माना जाता है कि हर्षवर्धन ही अंतिम हिंदू शासक था, अंतिम हिंदू सम्राट था ये। और उसके बाद में आप देखेंगे चेदी वंश, फिर आप देखेंगे वाकाटक वंश, इसी में गुप्तोत्तर काल में। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि देखो ये जो कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी आपकी कुछ
मिडेवल हिस्ट्री की, और ये कुछ बने की एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित होगी। तो यहाँ पर कुछ नए वंश आएंगे, जैसे गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन था? क्या पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे या बौद्ध धर्म को मानने वाले थे? फिर सैन वंश देखेंगे, चौहान वंश देखेंगे आप यहीं पर। चौहान वंश मतलब जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, जिन्होंने संयोगिता का अपहरण किया था, वो इसी से ही संबंधित थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था और फिर बाद में मोहम्मद गोरी से ही क्या हुए थे, पराजित हो गए थे। फिर आप देखेंगे गहड़वाल वंश। ये सब, इन वंशों के बारे में ज्यादा बड़े वंश नहीं है, छोटी छोटी जानकारी मिलेगी इनसे, इनको समेटते हुए चलना है हमें सब। उसके बाद आप देखेंगे दक्षिण भारत के कुछ राजवंश आएंगे यहाँ। कौन कौन से राजवंश आएंगे दक्षिण भारत के? जैसे आप देखेंगे पल्लव, चालुक्य वंश। चालुक्य में भी आप देखेंगे बादामी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, दोनों को देखना है। फिर आप देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। सबसे प्रतापी राजा कौन था राष्ट्रकूट वंश का? और फिर आप चलेंगे चोल वंश पर। ये इंपोर्टेंट है। ये इन्होंने तो श्रीलंका तक अपना विजय ध्वज फहराया था। इनके बारे में हमें इतना देखना होगा। तो ये है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन प्राचीन भारत का सिलेबस। इस तरीके से हमें अपना सिलेबस आगे लेकर बढ़ना है, इस तरीके से वर्क करना है। तो ये सब हमें यहाँ पर देखना है। अब देखो, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, मतलब जितनी भी आपको पढ़ाया जाएगा उनकी पीडीएफ जो मिलेंगी, वो मिलेंगी टेलीग्राम। टेलीग्राम, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, और टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपनी, कि कहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई, कहाँ से मानव निकल कर आया। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। ठीक है। थैंक यू।